Hello everyone, am I audible? Sorry for the delay. Hi, am I audible? If I'm audible, then we'll start the class. Okay. Wait a second, I have been asked to voice come hai? It's fine. Okay. I think I've been asked to have this live on YouTube also, so just give me 1 second. Sorry for the delay. I have resumed because I did not want all of this to get recorded, है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछली वाली क्लास की मुझे लगता है करंट अफेयर्स आप तक पहुंचे या नहीं, अभी तक गए या नहीं? कितने इस हफ्ते आपको कितने करंट अफेयर्स मिले हैं? 2 मिल गए हैं, लेकिन जो क्लास है उसके नहीं, वो पेंडिंग है। एंड ये वाले जो हैं ये आज वाले हैं। आज हमारे पास सिर्फ आई थिंक वी हैव 4 टॉपिक्स ओनली, बिकॉज आज जितना भी करंट में आया है देवर वेरी ट्रिवियल फैक्ट्स। एक्सप्लेन करने वाली चीजें मुझे सिर्फ 3-4 ही लगी। ठीक है, तो दैट विल डू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी पेपर सारे आने वाले हैं, तो जो आप सबकी लेड बैक अप्रोच थी कि पेपर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, नीट होगा फिर यूपीएससी होगा, हिमाचल सिविल सर्विसेज हो रहा है, तो पंजाब सिविल सर्विसेज भी ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभी एकदम ढंग से तैयारी शुरू कर दो। जो लोग भी आराम से बैठे हुए थे, तो अब वो वाली जो अप्रोच है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, 13 सितंबर को पेपर है। अक्टूबर में पेपर हो सकता है, नवंबर, मतलब अब यार देखो 2 या 3 महीने के अंदर पेपर होना बनता है। ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो अब होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यूपीएससी कैन कंडक्ट द एग्जाम, आई थिंक देन पीसीएस कैन आल्सो। अभी नहीं आया है एडमिट कार्ड, बट आई थिंक इन 2-3 मंथ्स तो लेट से लेट होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम आज का सबसे पहले वाला टॉपिक करते हैं। तो अभी न्यूज में आया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एंड एसटी इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पेपर कब होगा मुझे नहीं पता, जब होगा तो हम देख लेंगे जब होगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये वर्डिक्ट दी है कि जो एससीज और एसटीज का जो फर्दर सब कैटेगराइजेशन है, इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, आप लोगों ने पीसीएस का पेपर दिया है, यू नो दिस थिंग कि आपने फॉर्म भरे, वहां पे लिखा होता है एससीज अदर्स। ठीक है, फिर उसके अंदर मजबी सिख एंड वाल्मीकि कम्युनिटी, इन लोगों को भी जो है इस कम्युनिटी को भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, अर्लियर देयर वाज ओनली वन कैटेगरी, दैट इज एससी। ठीक है, फर्दर उसके बाद आया था पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 2016। ठीक है, पंजाब एससीज एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट ऑफ 2006। इससे क्या हुआ, पहले देवर ओनली समझ लो 100 सीट्स रिजर्व्ड है फॉर दी एससी कम्युनिटी, तो ये 100 की 100 इन जनरल फॉर एससी कम्युनिटी होती थी। लेकिन गवर्नमेंट को ये लगा कि जो वाल्मीकि और मजबी सिख हैं, दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। ठीक है, कुछ सेक्शंस ऑफ एससीज ही हैं जिनको रिजर्वेशन का पूरा फायदा मिल रहा है। तो अब इस चीज को खत्म करने के लिए कि सबको जो है इक्वालिटी मिले, सबको फायदा हो रिजर्वेशन का, तो एससीज के अंदर भी फर्दर सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया कि एससीज के लिए जो भी सीट्स रिजर्व्ड है उसका 50% सीट्स जो है दैट विल गो टू वाल्मीकि कम्युनिटी एंड मजबी सिख कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर पेपर में 16 सीट्स निकलती हैं तो 8 विल गो टू एससी अदर्स एंड 8 जाती हैं टू वाल्मीकि कम्युनिटी एंड मजबी सिख। ठीक है, अब इसके खिलाफ जो है केस फाइल किया गया था पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में कि जो उसका सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 है, जो ऐसे सब कैटेगराइजेशन करता है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी बोल दिया था कि ये चीज जो है सब कैटेगराइजेशन जो है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो मजबी सिक्स एंड वाल्मीकि कम्युनिटी को अलग से दिया हुआ है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर इसके खिलाफ फिर आगे जाके केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये चीज बोल दी हुई है कि इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो फर्दर सब कैटेगराइजेशन है, जो फर्दर सब कैटेगराइजेशन है दैट इज अलाउड। ठीक है, स्टेट्स के पास राइट है कि वो फर्दर सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। इससे पहले एक 2005 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी जिसके अंडर उन्होंने ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक केस हुआ था। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, 5 जजेस का बेंच था, उन्होंने बोला था कि जो सब कैटेगराइजेशन है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने बोला था कि ये स्टेट्स के पास राइट नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को वो फर्दर सब कैटेगराइज कर दें। ये 2005 में किसने बोला? ईवी चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। हमारे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने भी बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह का केस था, ये भी कोर्ट में पहुंचा। अब उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, एससीज एंड एसटीज जो है ये एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। क्योंकि पहले ईवी चिन्नैया ने क्या बोल दिया था, उन्होंने बोला कि एससीज एसटीज एक होमोजीनियस ग्रुप है, आप इन्हें फर्दर सब कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके खिलाफ बाद में केस हुआ था। पंजाब में अब भी क्यों केस हुआ? बिकॉज ऑफ दैट मजबी सिख एंड वाल्मीकि। इसमें शिकरीबंद कास्ट के जो है वो एससी कम्युनिटी के होते हैं, उन्होंने बोला था कि फर्दर सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। पहले दोनों कोर्ट केसेस में, आंध्र वाले में भी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही बोल दिया था कि नहीं, फर्दर सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था? क्योंकि अंडर आर्टिकल 341 जो राइट है वो है हमारे प्रेसिडेंट के पास। जो लिस्ट आती है ना कि कौन एससीज हैं, कौन एसटीज हैं, ये लिस्ट कौन बनाता है? ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, प्रेसिडेंशियल लिस्ट होती है अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सी कास्ट, रेस, ट्राइब्स कौन से एससीज की कैटेगरी में होंगे, कौन से एसटीज की कैटेगरी में होंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को पहले ईवी चिन्नैया केस में यही लगा था कि ये पावर तो सारी प्रेसिडेंट के पास है, स्टेट्स क्यों फर्दर इसको डिवाइड कर रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोल दिया है कि नहीं, इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब उन्होंने ये चीज क्यों बोली है? उन्होंने बोला है कि जब रिजर्वेशन आया था ना, तो वो ये सोच के नहीं आया था कि इन परपेचुटी ये चीज चलती जाएगी। उन्होंने तो यही बोला था कि आफ्टर 10 इयर्स जो है ये चीज खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अभी रिसेंटली 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो रिजर्वेशन है दे हैव बीन एक्सटेंडेड टिल 2030 तक इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फिर अब जो पहले सिचुएशन था रिजर्वेशन देने का 1947 में, अब जो उसका सिचुएशन है दैट इज टोटली वेरी डिफरेंट। तो कोर्ट ने बोला है कि हमें उन सोशल रियलिटीज को देखना पड़ेगा, उन रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए ही हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर। जैसे आपने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का आप कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिसे इंदिरा साहनी केस जो 1992 का हुआ था, कोर्ट ने बोला था कि आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी में लाए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। इंदिरा साहनी केस 1992 में कोर्ट ने बोला था कि आप बैकवर्ड कास्ट को डिवाइड कर सकते हो बिटवीन बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि जो ऑलरेडी वेल ऑफ है, सोशली भी जिनका पोजीशन अच्छा है, उन्हें रिजर्वेशन अगर मिल जाएगा तो एक्चुअली जिनके लिए रिजर्वेशन है उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको पेपर के लिए इसको कैसे पढ़ना है? यू शुड नो पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट ऑफ 2006। ठीक है, जो पंजाब में रिजर्वेशन रेगुलेट होती है वो इस एक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, 2006 के एक्ट के अंदर। और पंजाब, तमिलनाडु, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट्स थी जिन्होंने फर्दर सब कैटेगराइजेशन कर रखी है अपने कैटेगरीज की भी। इवन बिहार ने तो एक महादलित कमीशन भी बिठाया था कि फर्दर सब कैटेगराइज जो है हमें कैसे करना है, रिजर्वेशन में अंदर हमें फर्दर सब कैटेगराइजेशन कैसे करनी है। पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का स्टैंड था कि नहीं कर सकते हैं, ये एक होमोजेनियस ग्रुप है। लेकिन अब पंजाब में ही अगर आप एससीज को देखें, वी हैव एससीज के अंदर ही हमारे पास है मजबी सिख
हमारे पास है वाल्मीकि, हमारे पास है शिकरीबंद, ऐसे ही मल्टीपल है, तो होमोजीनियस तो रहा ही नहीं है ग्रुप, है ना, तो हेट्रोजीनियस तो है। सबकी जो है अपलिफ्टमेंट हमारे लिए करना जरूरी है, इसके लिए इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आपको पूछा जा सकता है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, वो उसने क्या किया है, उसने रिजर्वेशन को 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इंदिरा साहनी केस जो है 1992 में आया था, जिसने आपको ये बोला है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया है, प्लस लीगल है कि आप ओबीसीज को बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सके। एक हमारा जस्टिस रामचंद्रन राजू कमीशन आया था 1997 के अंदर, उसने भी यही बोला था कि आप जितने भी हमारे एससीज और एसटीज और ओबीसीज हैं, इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। ठीक है, अगर 100% रिजर्वेशन है तो 25-25-25 ऐसे में आप डिवाइड करिए चारों के अंदर। तो काफी हमारे कमीशन भी इस चीज को मान चुके हैं कि एससीज एसटीज जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, दे आर नॉट होमोजीनियस, दे आर हेट्रोजीनियस, इनकी जो डेवलपमेंटल नीड्स है दे आर वेरी डिफरेंट। some scheduled caste people might be very rich in Punjab, some might be very poor। ठीक है, जो फायदा है, जो रिच है ऑलरेडी, जिनकी फैमिलीज में ऑलरेडी लोग ऑफिसर्स वगैरह हैं, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इस सबसे एक चीज और होगी कि जैसे ओबीसीज के अंदर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, देयर विल बी वंस अगेन वॉइस विल बी रेज्ड कि जो एससीज और एसटीज हैं उसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आया जाए। अभी बीजेपी और कांग्रेस ने इस पे कुछ कमेंट नहीं किया, दे आर सेइंग कि वी आर स्टिल रीडिंग अबाउट इट एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू कमेंट ऑन इट। प्लस अभी जो ईवी चनैया जो बेंच जो हमारे पास वर्डिक्ट आया था, वो 5 जजेस का बेंच था। ठीक है, जो अभी पंजाब वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी 5 जजेस का बेंच है। इसीलिए अभी इस जज ने ये बोला है, ये केस अब रेफर होगा 7 जजेस के बेंच के पास, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ वाला जो बेंच होता है वो ओवररूल नहीं कर सकता। ईवी चनैया की जो वर्डिक्ट है उसको सेम स्ट्रेंथ वाला जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ओवररूल नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि वो भी 5 का था, वो भी 5 का था। इसलिए अब ये फर्दर जो इसके अंदर केस पास ऑन किया गया है, इट हैज बीन पास्ड ऑन टू अ 7 जज बेंच। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही है। तो अभी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज जो है हम इसमें आगे पढ़ना शुरू करते हैं। रिजर्वेशन मोर देन 15 नहीं हुई है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि एससीज और एसटीज को कितना रिजर्वेशन है इस टाइम पे? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज एंड ओबीसीज? एनीवन हैज एन आइडिया हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज देयर? 20, आई एम आस्किंग ओबीसीज के लिए 27 है, एससीज के लिए कितना रिजर्वेशन है और एसटीज के लिए कितना रिजर्वेशन है परसेंटेज? ओके, एससीज के लिए इस टाइम पे रिजर्वेशन है 15%, एसटीज के लिए है 7.5 एंड ओबीसीज के लिए है 27%। ठीक है, तो इट डज नॉट क्रॉस 50%। अभी भी उन्होंने ये बोला है, ऐसा नहीं है कि फर्दर रिजर्वेशन क्रिएट हुई है। पंजाब में क्या इशू है कि अगर एससीज के लिए पहले 50 सीट्स थी तो ओवरऑल एससीज के लिए थी, लेकिन अब एससीज में 50 सीटों में से 25 जो मिलती हैं मजबी 6 एंड वाल्मीकि कम्युनिटी को मिलती हैं, अदर एससीज को मिलती हैं बाकी की 25 सीटें, यानी कि उस ही रिजर्वेशन को फर्दर जो है हमने डिवाइड कर दिया है। आफ्टर ईडब्ल्यूएस कोटा जो है रिजर्वेशन हैज क्रॉस्ड 50%, इट हैज क्रॉस्ड, लेकिन अगर हम सिर्फ एससीज की बात करें तो उस कंटेक्स्ट में रिजर्वेशन जो है इंक्रीज नहीं हुआ है। ऑलरेडी जो पंजाब में एससीज के सीट्स थी वो 2006 के बाद से डिवाइड कर दी गई है, कि एससी कम्युनिटी को भी डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो तो एप्लीकेबल हो गई है, उसके बाद से जो रिजर्वेशन है इट हैज गॉन अबव 50% नाउ। ठीक है, हो सकता है इसका भी अभी रिव्यू होगा कोर्ट में, लेकिन जब तक रिव्यू नहीं होता इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो हमारे पास रिजर्वेशन है तब तक इट हैज बीन एप्लीकेबल। पंजाब की जो नोटिफिकेशन आई है इसमें भी हमारे पास जो है
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए सीट्स आई हैं इस बार। सब क्लासिफाई किया था पंजाब ने, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु एंड बिहार ने। इन्होंने सबने सब कैटेगराइज किया हुआ है अपनी कैटेगरीज। ठीक है, it cannot be called sub-categorization. It might be, but normally it is for the person who have been actively provided this reservation. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है ऑन द इकोनॉमिक बेसिस है कि इवन जो जनरल कैटेगरी के लोगों को जिनको रिजर्वेशन की जरूरत थी उनके लिए ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो लेके आया गया है। अब रिजर्वेशन 49.5% नहीं है, अब तो बढ़ गई ना, अब तो रिजर्वेशन बढ़ गई। 49.5 पहले होती थी। अभी तो ये कोर्ट में केस जाएगा, बहुत बहस होगी इस पे, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही बोला हुआ है कि जो है आप नहीं बढ़ा सकते, जो रिजर्वेशन है दैट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। लेकिन अब वो इंक्रीज कैसे कर दी? उन्होंने बोला कि वो तो सोशल इनजस्टिस के लिए थी, ये तो हमने इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दी है। उन्होंने बोला 49.5% वाली रिजर्वेशन वाला जो था बिलो 50 था, वो तो हमने सोशल इनजस्टिस वाली थी, ये तो हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स वाली रिजर्वेशन है। ठीक है, तो इसमें इतना ही आपको पूछा जा सकता है। इसके अंदर पंजाब के एक्ट के बारे में, आपको रिजर्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंशियल लिस्ट अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। डन। चलिए अगला है जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो काम क्या करता है? इंडिया में जितने भी हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम प्रिजर्व करना है, उन पे रिसर्च करना है, सब कुछ कौन करता है? कौन करता है उसे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। हमारे जितने भी हेरिटेज है, हमारा कल्चरल साइट्स हैं जितनी भी, उन्हें उन पे रिसर्च करना, उनको प्रिजर्व करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये काम करने के लिए उन्होंने इंडिया की सारी साइट्स को 29 सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ था। अब 29 से वो सर्कल्स इंक्रीज होके अब 36 हो गए हैं, क्योंकि अब हमने 7 और नए सर्कल्स जो हैं ऐड किए हैं। सर्कल का क्या मतलब है कि समझ लो इफ दिस इज इंडिया, तो इसमें हमने एक बना दिया, समझ लो जबलपुर। जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक जबलपुर सर्कल बना दिया कि उस एरिया में जितनी भी साइट्स हैं वो इस सर्कल के अंडर आएंगी, प्रिजर्व होंगी। ठीक है, झांसी मेरठ यूपी के अंदर है, हम्पी कर्नाटका के अंदर है, रायगंज इज इन वेस्ट बंगाल, राजकोट जो है गुजरात के अंदर है। ठीक है, त्रिची इज इन आई थिंक तमिलनाडु। ठीक है, तो इन नए सर्कल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि प्रिजर्वेशन जो है वो बेटर हो सके। ठीक है, अब एक सर्कल एक पर्सन के अंडर आएगा, इस सेक्शन के अंडर आएगा, एक सर्कल किसी और के अंडर आएगा, एक सर्कल किसी और के अंडर आएगा, तो बेटर हम अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकें, उसके लिए हम जो है नए हमने 7 सर्कल्स इंट्रोड्यूस किए। कौन से सर्कल्स हैं वो? जबलपुर, त्रिची, झांसी, मेरठ, हम्पी, रायगंज एंड राजकोट। ठीक है, सो वी हैव 36 सच सर्कल जो नए इंट्रोड्यूस है। ऑब्वियसली पंजाब का भी अलग से सर्कल है। ठीक है, कुछ तो ऐसे स्टेट वाइज सर्कल है, कुछ जैसे एक शिमला सर्कल है, ठीक है, दिल्ली सर्कल है, अब हमारे पास हम्पी सर्कल आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अलग अलग सर्कल्स हैं जिनमें जो है डिवाइड किया गया है ताकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको बेटर प्रिजर्व कर सके। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे फाउंड किया था, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड he is also known as the father of archaeology in India. Alexander Cunningham is also known as the father of archaeology in India. ठीक है, इसमें क्या पूछा जा सकता है? Who founded Archaeological Survey of India? Who was the first Director General of Archaeological Survey of India? Which of the following are the new circles which have been introduced under the आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? उसके अलावा पूछ सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इनका काम क्या है। ठीक है, तो ये सब आपको जो है इसमें पूछा जा सकता है। डन।
If it's done, then we can move on to the next topic. चलिए, I want to do this topic first before doing that previous topic. ठीक है? कि सुखमनजीत, what are you asking about? चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना? चलो, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आया था 2019 के अंदर, ठीक है? इसमें उन्होंने ये बोला कि हमने जो अपना पॉल्यूशन है, इट हैज टू बी कट बाय अराउंड 30% बाय 2024, ठीक है? 5 सालों के अंदर जो हमने अपना एयर पॉल्यूशन है, दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, बाय 30%। वैसे तो उन्होंने 25 to 35% बोला था, ठीक है? ऑन एन एवरेज हमें अपना जो एयर पॉल्यूशन है, हमें कम करना है बाय 30%। कितने टाइम में? 2019 से लेके 2024 तक। कि 30% किसका? हमने कंपेयर करना है 2017 से। 2017 के लेवल से हमारी जो पॉल्यूशन है 2024 में बाय 30% कम करने का टारगेट हमने बनाया था, और ये हमें अचीव कब करना है? 5 सालों के अंदर, 2019 से लेके 2024 के अंदर। तो इसका आपको ये क्लैरिटी रखनी है, कम कब करना है? 2019 से लेके 2024 तक जो है आपको कम करना है। और कंपेयर कैसे करना है? किस लेवल से कंपेयर करना है? 2017 के लेवल से आपको जो है 2024 तक जो है कम करना है बाय 30%, ठीक है? अब इसके अंदर क्या कम करना था हमने? एक तो हमने हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है कहाँ पे कम करना है? हमने नॉन अटेनमेंट सिटीज थी हमारे पास। नॉन अटेनमेंट सिटीज जो थी, ये वो वाली सिटीज थी जिनका एम्बियंट एयर क्वालिटी डेटा जो है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स हमारा बना था, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है कम करना था। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अकॉर्डिंग जिनका एम्बियंट एयर क्वालिटी जो डेटा है, जिनका क्वालिटी ऑफ डेटा नहीं अच्छी आई है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एम्बियंट एयर क्वालिटी डेटा कलेक्ट किया, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल एयर क्वालिटी सम इंडेक्स देयर वाज इन 2011 का। उसने देखा कि कौन सी सिटीज जो हैं जिनका एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है, उन 102 सिटीज को लिया गया, उन सिटीज को बोला गया कि ये है नॉन अटेनमेंट सिटीज। अब तो ये 122 हो चुकी है नॉन अटेनमेंट सिटीज, ठीक है? जिनका एयर क्वालिटी का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा खराब है, जिनकी एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, उनमें ये वाला प्रोग्राम जो है एप्लीकेबल होना है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। वहां पे हमें जो अपना पर्टिकुलर मैटर है 10 और 2.5 जो है उसे हमने रिड्यूस करना है बाय 30%, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने ये डेटा बनाया कि हम नेशनल एमिशंस की इन्वेंटरी बनाएंगे, हम डेटा इकट्ठा करेंगे, हम इंडोर एयर पोल्यूशन कम करेंगे, हम रूरल एरियाज के अंदर मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाएंगे। अभी जो हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, उनके स्टेशंस कहाँ पे हैं? ज्यादातर अर्बन एरियाज में हैं। तो उन्होंने बोला कि हम रूरल एरियाज में भी मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है? हम एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करेंगे, 5 साल का हमारा टारगेट है, ठीक है? स्पेसिफिक सिटीज हैं। अब हमारे पास कितनी सिटीज हो चुकी हैं? नॉन अटेनमेंट सिटीज 122 हो चुकी है हमारे पास, ठीक है? तो हम सिटी वाइज ही प्लान बनाएंगे, सिटी स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन के कारण देखेंगे, ठीक है? अब पटियाला में अगर पोल्यूशन है, उसके कारण अमृतसर की पोल्यूशन से डिफरेंट है, उसके पोल्यूशन लुधियाना की रीजन से डिफरेंट है, ठीक है? लुधियाना में किसी और कारण से पोल्यूशन है, पटियाला में किसी और कारण से पोल्यूशन है, नवांशहर में किसी और कारण से पोल्यूशन है। तो आप पूरे पंजाब के लिए एक प्लान तो नहीं बना सकते, ठीक है? जिसके कारण अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो 122 सिटीज सिलेक्ट की गई हैं, उसमें आपको क्या करना है? सिटी वाइज प्लान बनाने हैं और पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट ने 2019 में प्लान लॉन्च कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसमें आपको इंटरनेशनल सपोर्ट कहाँ से मिलना था? वर्ल्ड बैंक ने, जर्मन डेवलपमेंट एजेंसीज,
AFD, स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज, तो अलग अलग एरिया से जो है हमें पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों आने थे। अब इशू क्या हुआ है, एनजीटी बोलता है एक तो आपका जो टारगेट है इसे बढ़ाओ, 30% का टारगेट कम है, और 2024 बहुत दूर है, उसे नीचे लेके आओ, टारगेट बढ़ाओ, टाइमलाइन को शॉर्टन करो, क्योंकि अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्लीन एयर जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, क्लीन एनवायरनमेंट जो है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसके कारण जो है आपको ये टारगेट्स जो है उन्हें चेंज करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि ऐसे तो फिर हमारी एयर क्वालिटी जो है वो कब इंप्रूव होगी 10 साल तक, क्या हम अपने जो नागरिक हैं उन्हें उनका राइट जो है वो छीनना चाहते हैं ऑफ दिस एयर जो है क्लीन एयर का, जिसके कारण उन्होंने बोला है टाइम कम करो जिसमें हम ये टारगेट्स अचीव करें, टारगेट्स को बढ़ाओ ताकि लोगों का राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अब ये सब चीजें बोली किसने है, ये बोली है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोली है ये सब चीजें। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना कैसे था, ये बना है अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर बना है, ठीक है, इनका काम ही यही है, ठीक है, कि जो हमारे जितना भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जितने भी लॉज हैं वो प्रॉपर एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है, सिर्फ लीगली जो मान्य है वही नहीं देखते हैं, ये भी देखते हैं कि नेचुरली जस्टिस किस चीज से हो रही है, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये जो है गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप ऐसे चेंजेस लेके आओ और हमें गोल्स अपने जो है अचीव करने हैं, ठीक है। और कोई भी केस अगर एनजीटी के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर अगर आता है तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको हमें डिस्पोज ऑफ करना होता है एनजीटी को। एनजीटीज का बेंच जो है वो 5 जगह पे है, मेन जो उनका हेड ऑफिस है दैट इज इन दिल्ली, अदर जो उनकी लोकल बेंचेस है दैट इज इन भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में जो है इनके बेंचेस बैठते हैं। तो अभी भी उन्होंने ऑर्डर दिया है नेशनल अपनी मिनिस्ट्री को, एनवायरनमेंट वाली को, कि इन टारगेट्स को जो है दे आर वेरी इजी टारगेट्स, आप इनको जो है राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते हैं, आप अपने टारगेट्स बढ़ाइए, टाइम को कम कीजिए। ये सब किसने बोला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि फॉर्म हुआ था अंडर दी एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के अंदर, ठीक है, क्लियर। नॉन अटेनमेंट सिटीज अब हमारे पास 122 है, पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो 102 थी, 122 होगी, मतलब और ऐसी सिटीज आ गई हैं जिनका एयर क्वालिटी पुअर है। हम ये सिटी सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, अंडर दी एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटा हम उनका कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, NAQMP के अंडर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सिटीज जो सिलेक्ट हुई हैं अंडर दिस, मतलब सबसे ज्यादा पुअर क्वालिटी की सिटीज जो सिलेक्ट की हैं वो हमने महाराष्ट्र से की हैं अंडर NACP। सबसे ज्यादा हमारे पास आई है महाराष्ट्र से सिटीज। ख्याति, वन थिंग आई वांट टू टेल एवरीवन, अगर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रही हूँ तो यू डोंट फिक्सेट ऑन कौन सी सिटी, कौन सा शहर, कौन सा ईयर, रट्टाफिकेशन है वो तो आप PDF देके कर ही लोगे। माय पॉइंट इज ऑलवेज के कॉन्सेप्ट पूछ लो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला दिल्ली, पुणे, भोपाल है, ठीक है, आई थिंक वन इज चेन्नई ऑल्सो, तो ये तो आप PDF से भी देख लोगे। जिसको डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिसको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ध्रुवदीप, ओके ध्रुवदीप, आप बोलिए आपका क्या डाउट है, अनम्यूट कर दीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਡਾਊਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 3 21, ਮੈਮ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ? मतलब ਕਿਵੇਂ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ SDG 2
ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 17 ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਲਓ 2-3 ਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੂਮਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ 1 ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 1.1 1.2 1.3 ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ 1 2 3 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, what is your doubt? ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਮੈਮ? ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਬੜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ? ਇਹ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਦੈਟ ਆਈ ਨੋ ਮੈਮ, ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੰਨੀ %। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਂਸਸ ਤਾਂ 2011 ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 1971 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਬਟ what I think is 1970s ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ 1971 ਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। 1970 ਮਤਲਬ I'm not actually even clear about your question, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਵੀ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕੰਸਰਨ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਟਿਲ ਏ ਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 2.5% ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 14-15। ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਸਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 31 ਜੱਜ ਆ ਤੇ 31 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਫੀਡ ਪਲੇਇੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਕੰਸਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 15%। ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਫ ਐਸਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਉਵੇਂ 1971 ਦਾ ਹੀ ਡੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, but even then it was not representative of their actual, because if the SCs are getting 15% reservation, this does not mean that they are 15% of the total population. ਮੈਮ ਸਟਿਲ 4th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਆ ਸੀ ਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਏ ਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। You are talking about कि their representation in A and B grade jobs is less. It is more in C and D grades. Exactly, ma'am. वो तो है यार, वो गल तो सर है ही है। ਚਲੋ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ,
बाकी you send me a mail, I think you need to discuss it, ठीक है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I don't think even it is important, क्योंकि बाकी अपडेशन ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, but we'll do it later, ठीक है? ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। हाँ जी संदीप, don't be that, you know, I'm थोड़ी even if it is it was not a personal discussion, even when you go for interviews, this is how they are going to grill you. Why there is, this is a very valid point also, that although we have had reservations for so long, still the representation of the OBCs, SCs and STs is still in the C and D grade jobs. They have a higher percentage of representation, but in very high जो A grade jobs हैं हमारे पास, they have a less representation. So in paper you can be asked, yeah, even in interviews you can be asked, do you think some kind of bias is still there, because of which they have not risen to that level? Okay. Yes, qualification matters. They are qualified, you know, and you just get into the job by reservation, okay? Then there are multiple factors. You get promoted also, so there have been some biases also when it has come to the promotion of the so-called lower caste, okay? It is a very in hierarchies, and you don't see representation, because वहाँ पे government बोलती है कि we have given you this same platform, same entry level, now you rise on your own. So I will not go into this discussion of who is a better doctor or not. According to me, we have a very horizon, जो हमारा viewpoint है, it is limited to what we have experienced in life, ठीक है? We understand things only according to what we have experienced in life. As we experience things in our life, जो है हमारा viewpoint जो है वो change होता रहता है, ठीक है? A person from a lower from reservation will have a different point of view, because he has seen life in that way. Okay. Okay, someone is saying 1961, some people have said 1971, someone is in 2011. So I'll take a look into it. I don't have clear idea, and it is based on when it was divided. Who are the judges? जो retired, the retired जो होते हैं judiciary से, they become a part of the National Green Tribunal. ठीक है? I think I have covered National Clean Air Program. एक मेरी request है, please do watch our explained videos also. केस जो है NGT, कोई भी NGT में केस फाइल होता है, तो within 6 months NGT को उसे dispose of करना होता है, ताकि जितने भी environment related questions है, that could be fast tracked. Okay. चलिए, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू कंटिंजेंसी फंड ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है? अभी आप लोगों ने ये चीज न्यूज सुनी है या नहीं सुनी है कि कंटिंजेंसी फंड के अंदर जो है ट्रांसफर किया गया है पैसा बाय दी RBI, ठीक है? And I think this is the one topic in which you guys don't have clarity, why RBI has transferred this much amount of money. So it was also in your daily current affair. So अब ये जो है हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है? अब this is the last topic, क्योंकि इस हफ्ते I did not think कि कुछ और इम्पोर्टेंट है. कल भी हमारी क्लास है, संडे को भी क्लास है, लेकिन संडे को हम क्या करेंगे, हम जनवरी, फरवरी, मार्च वाले सारे हम करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है? तो अब RBI जो है, RBI इज बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक है? RBI की सारी जो शेयर होल्डिंग है किसके पास है? RBI की सारी शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है? तो अगर हम एक स्ट्रेच कर लें इस कॉन्सेप्ट को, तो सेंट्रल बैंक इज अ काइंड ऑफ ओनर ऑफ RBI. तो RBI जो है एज एन एंटिटी काम करता है,
और आरबीआई की कुछ अर्निंग्स भी हैं, आरबीआई के कुछ एक्सपेंसेस भी हैं। अब आरबीआई को ओन कौन करता है? गवर्नमेंट। तो एक तरीके से आरबीआई जो भी कमाती है, इट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर दैट मनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वो ट्रांसफर करता है। पिछले साल जो है काफी शोर मचा था कि इवन जो हमारे उस टाइम के आरबीआई के गवर्नर भी थे उर्जित पटेल, उन्होंने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम आरबीआई टू दी गवर्नमेंट। अब आरबीआई जो है बहुत सारा पैसा कमाती है, आरबीआई के एक्सपेंसेस कम है, आरबीआई की इनकम ज्यादा होती है। आरबीआई का एक्सपेंस क्या है? आरबीआई के एक्सपेंसेस होते हैं एक तो अपना ऑफिस वगैरह मेंटेन करना, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह प्रोवाइड करना, और जो प्रिंटिंग वगैरह कॉस्ट है, करेंसी ट्रांसफर करना, बैंकिंग सिस्टम, ये उनके एक्सपेंसेस हैं। लेकिन उनकी इनकम भी बहुत सारी है। आरबीआई जो है बहुत सारा फंड मेंटेन करके रखता है। आरबीआई उन सारे फंड्स पे इंटरेस्ट भी अर्न करता है। समझ लो आरबीआई जो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। अब उस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट कितना है? 6%, 7%, 8% इंटरेस्ट अर्न करता है आरबीआई। अब वो सारा क्या है? आरबीआई का इनकम होता रहता है। कोई भी पेनल्टीज लगाता है आरबीआई बैंक्स के ऊपर, वो भी आरबीआई की इनकम होती है। तो इन जनरल आरबीआई हैज अ लॉट ऑफ इनकम, आरबीआई हैज अ वेरी लेस एक्सपेंस। अब लास्ट ईयर शोर मचा था कि 1.7 लाख करोड़ जो है आरबीआई ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए, गवर्नमेंट जबरदस्ती कर रही है, ऐसे कैसे पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आरबीआई का आपको इनकम एंड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट पता लग गया। अब आरबीआई बना कैसे है? आरबीआई बना है आरबीआई एक्ट के अंडर। ठीक है, आरबीआई पहले एक प्राइवेट एंटिटी होता था, अब इट इज अ गवर्नमेंट ओन। तो अब अंडर आरबीआई का एक्ट सेक्शन 47 आरबीआई की ये ड्यूटी है कि उनका जो भी प्रॉफिट और सरप्लस है, दे नीड टू ट्रांसफर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, दे ट्रांसफर टू दी गवर्नमेंट जो भी सरप्लस होता है। लेकिन ये सरप्लस ट्रांसफर करने से पहले जो आरबीआई है उसकी ड्यूटी है कि वो थोड़ा सा पैसा कंटिजेंसी प्रोविजन के लिए लगता है, कोई पॉलिसी मैंडेट है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब चीजों को कंसिडर करते हुए, आरबीआई को सब कुछ देखते हुए कुछ पैसा ना आरबीआई अपने पास साइड पे रख लेता है कि कल इमरजेंसी पड़ जाए तो आरबीआई खाली नहीं होना चाहिए, आरबीआई के पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो वो पैसा साइड पे रख के, जो खाली पड़ा है, खाली साइड पे रख के जो भी पैसा बच गया, दे ट्रांसफर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। इट इज मैंडेटेड अंडर दी सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई। ये बहुत न्यूज में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट बोलता है आरबीआई को कि आपको अपना सरप्लस और जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं आपको गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, हर साल गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है, किसके अकॉर्डिंग करती है? अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करती है। पहले ना काफी दे यूज्ड टू बी इशू कि कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, कितना कंटिजेंसी फंड में रखना चाहिए, क्योंकि आरबीआई की अपनी एक बैलेंस शीट होती है, उसमें अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग रिजर्व्स हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई बहुत ज्यादा रिजर्व्स अपने पास रखना शुरू कर दे और बहुत कम पैसा गवर्नमेंट को दे, उल्टा गवर्नमेंट जबरदस्ती करे कि तुम ज्यादा पैसा हमें दो, तुम्हें ज्यादा रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास प्रॉपर एक कोई क्राइटेरिया नहीं होता था कि कितना पैसा हमें आरबीआई ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है। तो गवर्नमेंट ने उर्जित पटेल के साथ थोड़ी तनातनी हुई उनकी, उर्जित पटेल ने रिजाइन कर दिया। फिर बैठी एक बिमल जलान कमेटी, विमल जलान कमेटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बैठी थी, जिसका मैंडेट ये था, मैंडेट का मतलब है कि उन्हें क्या करने के लिए बोला गया? उन्हें बोला गया कि आप बताओ कि कितना जो है पैसा आरबीआई को देना चाहिए, किस बेसिस पे देना चाहिए, कितना देना चाहिए। ठीक है, अब वो हमें कैसे पता लगेगा? अब आरबीआई जो है उसकी बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज आपको पता है, आई एम होपिंग यू नो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास होता है, एक होता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड को हम रखेंगे सेक्शन ए के अंडर। फिर हमारे पास आता है करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसे हम रखते हैं सेक्शन बी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं अदर रिवैल्यूएशन रिजर्व। अदर रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपी सिक्योरिटीज। अब ये दोनों जो चीजें हैं ये आ गई सेक्शन सी के अंदर। तो ए प्लस बी प्लस
सी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इनके अलग अलग मतलब क्या है। कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है एक कुछ पैसा साइड में गवर्नमेंट रखती है इमरजेंसीज के लिए। कुछ भी आरबीआई को लगता है, अब समझ लो एकदम से इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया, हमारा एकदम इकोनॉमी नीचे चली गई, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, हमारे रिजर्व सब खत्म हो गए, लास्ट रिजॉर्ट के लिए जो एक्स्ट्रा कंटिजेंसी के लिए हम पैसे बचा के रखते हैं उसे बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। आरबीआई कंटिजेंसी फंड में पैसे रखता है। फिर हमारे पास होता है करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन क्या होता है? आरबीआई अपने पास कुछ करेंसी रखती है, कुछ गोल्ड भी रखती है अपने पास। अब क्या होता है, आज करेंसी 50 रुपए की है डॉलर के अगेंस्ट, कल 55 की है, परसों 48 की हो जाएगी, फिर 57 की हो जाएगी। रोज जो है उसका प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी मतलब आपको बार बार रीवैल्यू करनी पड़ रही है। ठीक है, बार बार उसकी जो वैल्यूएशन है वो चेंज कर रही है। तो जो वैल्यूएशन चेंज होती है उसका जो अमाउंट है वो कहाँ जाता है? जो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 5 बढ़ गए, कभी 10 कम हो गए, कभी 20 बढ़ गए, ये जो अमाउंट चेंज हो रहा है ये हम कहाँ पे रखते हैं? करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज हमारे पास गोल्ड कितने का है? 5 लाख रुपए का, कल वो कितने का हो गया? 5.5 लाख रुपए का। अब ऐसा तो है नहीं है कि आरबीआई गई और जाके सोना बेच के आ गई और 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, नहीं। लेकिन प्रॉफिट तो हुआ है, 5 लाख का सोना 5.5 लाख का हो गया, लेकिन अनरियलाइज्ड है। ठीक है, तो ये जो 50,000 का फायदा हुआ ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपने गोल्ड को रीवैल्यू कर दिया। सोना पड़ा है आरबीआई के पास, आरबीआई बेच नहीं रही है। ठीक है, अपनी बैलेंस शीट में आरबीआई ने लिखा कि हमारे पास 100 करोड़ का सोना है। अब सोने के दाम बढ़ गए, सोना कितने का हो गया? 120 करोड़ का हो गया। ये 20 करोड़ का फायदा आरबीआई को हुआ तो है, लेकिन असल में आरबीआई के हाथ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने जाके बेचा थोड़े ना सोना। ठीक है, तो ये जो फिर 20 करोड़ रुपए हैं ये कहां पे जाएंगे? करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। सेम ऐसे ही आरबीआई अपने पास इन्वेस्टमेंट करके रखती है। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट करती है, एक फॉरेन सिक्योरिटीज में, एक इंडियन सिक्योरिटीज में। एक होंगी डॉलर्स, येन, पाउंड में डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज, एक होंगी इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड। उनका प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, उनका प्राइस जो फ्लक्चुएट करता है उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसके लिए कौन सा हमारे पास फंड है? उसकी रिवैल्यूएशन में हमारे लिए कौन सा फंड है? उसके लिए हमारे पास है IRAFS एंड IRARS। ये हमारे पास फंड हो गए। ठीक है, तो ये सबका पैसा मिला के इस टाइम गवर्नमेंट के पास है 13.88 लाख करोड़ रुपए हैं उनके पास। ठीक है, क्योंकि आरबीआई को भी ये सब रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं हमारे अगर इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब इन सारी चीजों को मिला के ABC जो मैंने आपको बताया इनको मिला के बोला जाता है इकोनॉमिक कैपिटल। इनको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक कैपिटल। और जो आपका कंटिजेंसी फंड है इसे रियलाइज्ड इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट में रियलाइज्ड इक्विटी भी बोलते हैं। अब कमेटी क्या बैठी थी? बिमल जलान कमेटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक कैपिटल मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इस इकोनॉमिक कैपिटल को मैनेज कैसे करना है उसके लिए बैठी थी बिमल जलान कमेटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। बिमल जलान कमेटी ने बोला कि हमारी जो इकोनॉमिक कैपिटल है, हमारी जो इकोनॉमिक कैपिटल है, it should not be more, it should be between 5.5 to 6.5% of the total assets of RBI। उन्होंने बोला है कि जितनी भी हमारी टोटल एसेट्स हैं उसका 5.5 से 6.5% तक आपको इकोनॉमिक कैपिटल के तौर पर अलग से रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के आपकी इतनी ही होनी चाहिए। ओके, उन्होंने बोला है कि जो भी फिर इसके अलावा पैसा पड़ा है वो आप सारा गवर्नमेंट को दे दो और ज्यादा इकट्ठा कर करके रखने की जरूरत नहीं है। ये पिछले साल बोला गया था कि 3 से 5 साल के अंदर आरबीआई को बोला गया कि जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आप सारा गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए। और वो कह रहे कि ये जो 5.5 से 6.5 की लिमिट है इसको कोई पक्की लिमिट मत मानो। ये अब हर थोड़े थोड़े टाइम पर इसको रिव्यू करो, पीरियोडिकली इस चीज को रिव्यू किया जाए कि क्या ये फ्रेमवर्क चेंज होना चाहिए या नहीं चेंज होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, हाँ, कंटिजेंसी फंड शुड बी 5.5 to 6.5%, इकोनॉमिक कैपिटल शुड बी 20 to 24.5%। इकोनॉमिक कैपिटल शुड बी 20 to 24.5%, जो हमारे पास रियलाइज्ड इक्विटी दैट शुड बी 5.5 to 6.5%। अब जो पिछले साल जो इतना सारा पैसा गवर्नमेंट को गया था 1.7 लाख करोड़, वो क्यों गया था? क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा था कि हमारे पास 5.5% जो है इतना ही हमें मेंटेन करना है। आरबीआई ने जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था, आरबीआई ने सारा पैसा जो है दे दिया था। लेकिन इट्स नॉट अ न्यू थिंग, हर साल पैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट। सिमरन दी, हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या होता है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क था कि आपको कैसे इनको मेंटेन करना है, कैसे अपने इकोनॉमिक कैपिटल टर्म है, इकोनॉमिक कैपिटल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए इज इक्वल टू कंटिजेंसी फंड, बी इज इक्वल टू करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड सी इज इक्वल टू IRAFS प्लस IRARS, यानी कि जितने भी बचे। अब उन्होंने ये बिमल जलान कमेटी ने करने के लिए क्या बोला था, एक सेकंड, आई विल इरेज इट। बिमल जलान कमेटी ने बोला है, मैंने आपको इकोनॉमिक कैपिटल का कॉन्सेप्ट तो पता लग गया ना। इकोनॉमिक कैपिटल का क्या मतलब होता है आरबीआई के पास? इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब होता है कि हमारे पास कंटिजेंसी फंड, करेंसी, गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये और अदर रिवैल्यूएशन रिजर्व, इन सबको प्लस करके जो अमाउंट आता है उसे बोला जाता है इकोनॉमिक कैपिटल। तो बिमल जलान कमेटी ने ये चीज बोली है कि जितनी आपकी टोटल एसेट्स हैं, आरबीआई के पास जितनी एसेट्स हैं उसका 20 से लेके 24.5% तक की रेंज में आपका इकोनॉमिक कैपिटल होना चाहिए। और आपका जो कंटिजेंसी फंड है, जिसे हम रियलाइज्ड इक्विटी भी बोलते हैं, वो टोटल एसेट्स का 5.5 to 6.5% आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, समझ आ गया या अभी भी किसी को डाउट है? तो इस साल न्यूज में यही रहा है कि कंटिजेंसी फंड के अंदर उन्होंने इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया, अलग से मेंटेन करके रखा हुआ। जितना भी आरबीआई कमाती है वो अलग अलग जगह पैसे डालना शुरू कर देती है। किसी को डाउट हो, क्योंकि आई थिंक आपका इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि आई सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। रीवैल्यू, अच्छा मैं आपको रीवैल्यूएशन का, अकाउंटिंग में रीवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है और आपने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब आपकी मशीन को खरीदे हुए हो गए, मशीन ना सोचिए, लैंड सोचिए। लैंड आपने खरीदा था 2005 के अंदर, आपने लैंड खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब साल कौन सा है, 2020। आपको लग रहा है कि मेरी जो बैलेंस शीट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरा लैंड 1 लाख रुपए का है, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही मेरी फाइनेंशियल पोजीशन की, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं जता रही जो मेरी बैलेंस शीट है। तो मैं अपनी सारी एसेट्स को रीवैल्यू कर लूंगा। मैं अब देखूंगी कि अब उनकी कितनी वैल्यू है मार्केट में। जब आपने देखा कि आपका लैंड उस टाइम पे 1 लाख का था, आज आपका 5 लाख का हुआ पड़ा है, तो आपको 4 लाख का फायदा हो गया बैलेंस शीट में। लेकिन असल में फायदा नहीं है, आपने कौन सा लैंड बेच दी जाके। रियल प्रॉफिट तब होता है जब आप बेच देते, लेकिन आपको रियलाइज तो हो गया कि 4 लाख का प्रॉफिट तो है ही। आपने कहा आपकी एसेट 1 लाख की थी, अब 5 लाख की है, तो ये जो 4 लाख है आपका एक्स्ट्रा, वो आपका जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। इसी तरीके से आप अपनी करेंसी, गोल्ड को आरबीआई भी रीवैल्यू करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 70,000 करोड़ रुपए जाते हैं आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट को, या कंटिजेंसी फंड में जाते हैं, या सेंट्रल बैंक को जाते हैं। पिछले साल बहुत ज्यादा शोर मचा था इस चीज का कि गवर्नमेंट ने जबरदस्ती 1.7 लाख करोड़ जो है आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद तो अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही है, गवर्नमेंट के पास खुद तो कहीं से इनकम ढंग की आ नहीं रही है, तो वो आरबीआई से पैसा ले रहे हैं। आरबीआई के पास पैसे मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है,
इसी सिचुएशन में बुरे हालात होंगे तो आरबीआई ही बफर तुम्हें प्रोवाइड करेगा। अगर वो खाली बैठा है तो फिर कल सिचुएशन कैसे हैंडल होगी? ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन की जैसे न्यूज है, जो मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया था, लोया जिगरा वगैरह, अभी लीबिया वगैरह न्यूज में था, तो वो मैप बेस्ड है कि आप मैप पे देखो कि लीबिया कहाँ पे है। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई टर्म है, मिसाइल्स है, हाँ मिसाइल्स आप कर लीजिए। आपको वो डेली, जो आपको डेली शीट्स आ रही है, स्टार्ट रीडिंग देम। डेली शीट्स रीड कीजिए, उसमें से कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है मुझे मेल कर दिया करो कि मैम डेली शीट्स में से हमें, जैसे कंटिजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, समवन हैज मेल्ड मी, ये हमें नहीं समझ आया। तो आई रियलाइज के मिसाइल्स के नाम है, एयर टू एयर है, एयर सरफेस टू एयर है, ये तो आप खुद से याद कर सकते हैं। ब्रह्मोस हमने कहाँ से एक्वायर किए? रशिया से लेते हैं हम। दावोस कहाँ की है? वो फ्रांस की है। तो आई ट्राई कि जहाँ पे समझाने वाली चीज है दैट आई टेल यू। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द दक्षिण भागीरथी? किसको आता है ये? कोई सर्च नहीं करेगा इंटरनेट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण भागीरथी? अच्छा, जिन जिन लोगों का आंसर गोदावरी है, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है? जिन जिन लोगों ने गोदावरी आंसर दिया है, दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी इज दक्षिण गंगा, दक्षिण भागीरथी इज पंबा रिवर। पंबा रिवर इज नोन एज दक्षिण भागीरथी। तो ये थोड़ा अलग सा मेरे को टर्म लगा था, तो इसलिए आपको ये मैंने करवाया कि दक्षिण भागीरथी जो है उसे किसे बोला जाता है? पंबा रिवर को बोला जाता है। ये केरला में है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन केरला। जो सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर इन केरला है दैट इज पेरियार। तो ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इन केरला। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण भागीरथी। दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी को। ओके ओके। अब जिसको भी जो भी डाउट है, आप मेरे को प्लीज मेल भी कर देना। आई लुक इनटू द मेल्स। आई थिंक द पीपल हु हैव सेंट मी मेल्स, दे नो दैट आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। विदिन 1 or 2 days आई रिप्लाई टू ऑल योर मेल्स। ठीक है, तो आज की यही 3-4 टॉपिक थे जो मुझे डिस्कशन वर्दी लगे। इसके अलावा आपने ना न्यूज सुनी होगी, मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें लिखा होगा कि अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी कोरोना पहुंच गया है। गोंड ट्राइब है, वहां पे भी कोरोना पहुंच गया है। तो वहां पे आपने क्या करना है? वहां पे आपको सिर्फ ये देखना है ये ट्राइब कौन सी स्टेट में पड़ता है। ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के अंदर कौन कौन से आइलैंड्स पड़ते हैं, कौन कौन से डिग्री चैनल्स पड़ते हैं। ठीक है, 10 डिग्री चैनल क्या है, 11 डिग्री चैनल क्या है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो वाटर चैनल है उसे क्या बोला जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये आपको। हाँ, एक जीएसटी काउंसिल जो है उसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें वो बोल रहे हैं कि स्टेट्स को काफी लॉस हुआ है जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के बाद। उसके बाद कोरोना भी आ गया, तो जो स्टेट्स हैं उनका जो रेवेन्यू है वो काफी कम हो गया है। अच्छा, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और बाकी भी स्टेट्स के जो फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी उसका पार्ट होते हैं। तो अब ये सब डेलिब्रेशन हो रही है कि कितना जो है पैसा स्टेट्स को प्रोवाइड करने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ ऑल द लॉसेस दैट दे हैड टू इनकर बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम जीएसटी काउंसिल टू दिस जीएसटी में। जब हम ट्रांजिशन किया है, हमारे प्रीवियस टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो दिस विल बी डिस्कस्ड। जीएसटी में कुछ नया नहीं आया है। दिस इज व्हाट हैपेंस ऑल द टाइम कि जीएसटी की काउंसिल बैठी है, दे आर डिस्कसिंग इट, ये वो। तो ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक्स में सर करवाएंगे। जब हम टैक्सेशन करेंगे ऑफ इंडिया, देन ही विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, दिस इज द रीजन आई एम नॉट डिस्कसिंग। सो दिस इज वी आर डन फॉर टुडे। ठीक है।